एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम कुछ बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में आप लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, वही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। ओके, और वेरियस कॉन्सेप्ट्स को समझा था आप लोगों ने, ठीक है। फिर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो कि हमारे पास अगर कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी दी हुई है 2 कैपिटल M, तो इसमें अगर पूछा जाए Ca2 प्लस की मोलैरिटी कितनी होगी और Cl माइनस की मोलैरिटी कितनी होगी, तो ये आप लोग आराम से निकाल सकते हो कि आप लोगों को पता ही है कि CaCl2 को जब ब्रेक करोगे तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस मिलेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसकी जितनी क्वांटिटी होगी इसकी भी उतनी ही क्वांटिटी होगी, लेकिन क्लोराइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ना स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि CaCl2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, Ca2 प्लस का भी 1 है, लेकिन Cl माइनस का कितना है, 2 है। तो इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसका होगा, लेकिन इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मोलैरिटी कितनी थी, 2m थी, इसकी भी कितनी होगी, 2m होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 into 2m दैट इज इक्वल्स टू 4m। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को आगे दूंगा। ठीक है, फिर अगर हमें CaCl2 के सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1.5 है उसके 200 ml सॉल्यूशन में 200 ml सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस के मोल्स बताने हैं, तो वो कैसे बताओगे आप लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने मोल्स निकालना सिखाया था, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू v, और m कितना है 1.5 इंटू v कितना है 0.2, v मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने इस सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम लिया है, 200 ml लिया है, 200 ml मीन्स 0.2 लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी 1.5 है और वॉल्यूम कितना है 0.2 है, तो मोलैरिटी किसकी है, ये 1.5 पूरे सॉल्यूशन की है, CaCl2 की मोलैरिटी 1.5 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मोल्स आए हैं वो किसके आए हैं, मोल्स ऑफ CaCl2। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा कि इसकी जितनी क्वांटिटी होगी तो क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू 2 into 1.5 into 0.2। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे मोल्स को। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड दिया हो, उस आयोनिक कंपाउंड के आयंस की क्वांटिटी किस तरीके से निकालनी है उसका लॉजिक आप लोगों को यहाँ पर मिला है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, दैट इज मोलैरिटी। तो ये भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, तो इसको भी फटाफट डिस्कस करते हैं और वीक स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां तक सेम है, लेकिन फिर 1 in 1
केजी और सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट। तो बच्चे खासकर इसी में ही मिस्टेक करते हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है, तो मोलैलिटी में सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं कितनी क्वांटिटी में, सॉल्वेंट की 1 किलोग्राम क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास वाटर है, वाटर हमने लिया कितना 2 kg और इसमें हमने डिसॉल्व किया 4 मोल्स शुगर, शुगर के 4 मोल्स इसमें डिसॉल्व किए। तो ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी, मोलैलिटी कितनी होगी। तो हम इसको लॉजिकली भी निकाल सकते हैं कि हमें पता चल ही गया है कि सॉल्वेंट की 1 kg अमाउंट में सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट दी हुई है, 2 किलोग्राम दी हुई है। तो हम आसानी से यूनिटरी मेथड लगाकर आंसर ला सकते हैं कि हमें पता है कि इन 2 गिवन कितना है, इन 2 किलोग्राम वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 4 है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने होंगे, इन 1 किलोग्राम वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है उसमें मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, वो आसानी से आपको मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व कर सकते हो। दैट इज 4/2। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आप लोगों को, इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 आई। अब ये जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है वही हमारे सॉल्यूशन की क्या है, मोलैलिटी है। मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी कितनी है, 2। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोलैलिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिंबल की। तो इसका सिंबल होता है स्मॉल m और मोलैलिटी का सिंबल क्या था, कैपिटल M। ओके, फिर फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्वेंट के वेट से मतलब है, और वो वेट किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, और सॉल्यूट के मोल्स से मतलब है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोलैलिटी का एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितनी है, 2 है। मान लेते हैं अपन कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितनी है, 2 है, और इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो क्या है, NaOH। तो हम इस सॉल्यूशन के मोलैलिटी को इन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको देखो, तो सबसे पहला तरीका वैल्यू लिखो, और वैल्यू लिखने के बाद उसका सिंबल लिखो, मोलैलिटी का सिंबल लिखो, तो 2 स्मॉल m। ठीक, फिर दूसरा तरीका, फिर यहाँ पर उसको आगे वर्डेड फॉर्म में लिख सकते हो कि किसका सॉल्यूशन है वो। इसका सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2। अब देखो, मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स आए, मोल्स आए और वेट आया, वेट इसमें केजी में। तो इस तरीके से यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। ओके, तो उस तरीके से हम मतलब यूनिट के टर्म्स में भी हम मोलैलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो 2
मोल पर केजी NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वैसे ही हम इसको 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। तो इन 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन की मोलैलिटी को। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसे ppm। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हम कब यूज करते हैं, ये तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट की सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट होती है। जैसे एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वाटर में वो काफी कम होती है। ओके, वैसे ही मान लो वाटर है और वाटर में कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो इम्प्यूरिटीज की क्वांटिटी भी हम ppm के टर्म्स में मेजर करते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। तो इस तरीके से जब कभी भी सॉल्यूट की सॉल्यूशन में क्वांटिटी बहुत कम होगी तब हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को ppm के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये टर्म कब यूज किया जाएगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मीनिंग है कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। ओके, जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है, और वाटर है 2 kg वाटर, ठीक है, और इसमें लेट सपोज 3 मिलीग्राम इम्प्यूरिटीज है। ओके, तो हमें इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ppm के टर्म्स में निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको समझते हैं। तो देखो, यहां पर एक टर्म आया है पार्ट्स पर मिलियन, मींस 1 मिलियन अमाउंट में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। ओके, दैट इज आउट ऑफ 1 मिलियन मीन्स 10 to the power of 6 parts of solution, the amount of solute is expressed in terms of ppm। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन क्या होता है इसका ppm का, तो ppm मतलब हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं उसको, ppm will be equals to the amount of solute upon amount of solution into 10 to the power of 6 मीन्स सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है अपॉन सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है, और जो हम अमाउंट लेंगे उसका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब हम मान लो कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी ग्राम के टर्म्स में ले रहे हैं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम से होना चाहिए, सॉल्यूशन की क्वांटिटी किलोग्राम के टर्म्स में ले रहे हैं तो सॉल्यूट की क्वांटिटी भी किलोग्राम के टर्म्स में होना चाहिए। ओके, फिर अब इसको इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो
तो इस सॉल्यूशन का पीपीएम कितना हो जाएगा इक्वल्स टू सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी 3 मिलीग्राम। अब 3 मिलीग्राम मिली मीन्स क्या होता है 10 टू द पावर ऑफ -3। ये हो गया ग्राम में कन्वर्जन, ये हो गया 3 ग्राम, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 ग्राम। और अब देखो सॉल्यूशन की अमाउंट, तो सॉल्यूशन की अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनती है। तो सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट है 2 किलोग्राम और सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है 3 मिलीग्राम। तो 3 मिलीग्राम और 2 किलोग्राम में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट्स लाइक मीन्स मान लो कि 1 लाख है और 1 लाख में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो 1 लाख में अगर 2 ऐड करोगे तो 1 लाख में कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हम जब सॉल्यूशन की क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट की क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वाटर की जितनी अमाउंट है उतनी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 2 फिर किलो मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 3 और ग्राम। ये हो गया कन्वर्जन किसका, वाटर की अमाउंट का इसमें ग्राम में। तो यहाँ पे हमने वाटर की क्वांटिटी दैट मीन्स सॉल्यूशन की क्वांटिटी ग्राम में ली है और सॉल्यूट की क्वांटिटी भी ग्राम में ली है। ओके, फिर इनटू 10 टू द पावर ऑफ 6। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप लोग जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पर 10 टू पावर ऑफ 3 ऊपर जाके 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर 6 आपस में कैंसिल आउट होकर फाइनली क्या बचेगा 3/2 और 3/2 क्या बन जाएगा 1.5 और 1.5 है तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1.5 ppm। तो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है सॉल्यूशन के ppm को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है मोल फ्रैक्शन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन total number of moles, total number of moles of solution means solution में जो भी सॉल्यूट्स हैं और सॉल्वेंट हैं उन सभी के मोल्स की क्वांटिटी में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगा मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन स्पेशली किसका सॉल्यूट का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया, बट मोल फ्रैक्शन किसी भी टाइप के मिक्सचर के लिए डिफाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2 सब्सटेंस हैं ए और बी। तो ए के मोल्स हैं, ए के मोल्स मान लो Na है और B के मोल्स मान लो Nb है। ठीक है, तो इस मिक्सचर में A और B के मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, जिसके मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है उसके मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किससे मिलकर बनेंगे A और B के मोल्स से मिलकर बनेंगे। तो मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है ये, इजी सा टर्म है। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन में हमें सब्सटेंस के मोल्स से ही मतलब होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मास दिया हो, सब्सटेंस का मास दिया हो तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होगा मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग इसको क्लास 11 में पढ़ चुके हैं।
चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी? तो नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute in 1 liter solution। ठीक है, कि सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के 1 लीटर अमाउंट में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है उसे ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक, तो अब बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? तो देखो अब जिस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, ठीक है, अब फिर ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो मास से रिलेटेड टर्म है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकाला जाता था? नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता था। ठीक, तो वैसे ही हम ग्राम इक्विवेलेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास और वेट। ठीक है, अपनी केमिस्ट्री में मास और वेट को बराबर मान के चला जाता है। ठीक है, फिजिक्स में वो डिफरेंट होता है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम मान के चलेंगे। ठीक है, फिर अब देखो, अब यहाँ पे नया टर्म आया इक्विवेलेंट मास या फिर वेट, दोनों का सेम मीनिंग है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो अब जो इक्विवेलेंट वेट है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मीन्स अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो जिस तरीके से सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स होता है लेकिन इक्विवेलेंट मास फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। ठीक है, तो उसको जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तब उसको और डिटेल्ड फॉर्म में समझोगे। ठीक है, अभी हम उसको बेसिक लेवल पे देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास भी आप लोगों को पता रहता है, तो कुल मिला के सारी कहानी किस पे आ जाती है? आके अटक जाती है वैलेंसी फैक्टर पे आके अटक जाती है। तो आप लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वैलेंसी फैक्टर टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। बट फिर भी हम कुछ फिक्स केसेस की बात करें तो उसको देखो कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, तो इसका हल्का फुल्का आइडिया देता हूं जिससे आप लोग इस चैप्टर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली चीज, वैलेंसी फैक्टर का सिंबल होता है Z, ठीक है, या फिर हम V.F भी लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, किसी एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो बहुत ही सिंपल सा काम है कि हमारे पास जो एसिड दी हुई, जैसे मान लो HCl एसिड है, तो जिस एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, उतने ही हाइड्रोजन एटम उस एसिड के वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू देती है। मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन द गिवन एसिड विल बी इक्वल्स टू द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl से एक H+ बाहर निकल सकता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। फिर अगर बात करें H2SO4, H2SO4, तो H2SO4 से कितना H+ बाहर निकल सकता है? 2 H+ बाहर निकल सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अब आपके सामने जो भी एसिड आएगी, आप लोगों को उसको सिर्फ उसकी ये इंफॉर्मेशन क्लियर रहनी चाहिए कि उससे कितने H+ बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली बेस की बात करते हैं। तो अगर बेस की बात करें तो बेस में जैसे मान लो NaOH है, तो बेस के रिस्पेक्ट में जितने OH- आयन बाहर निकलेंगे वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। ठीक, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, NaOH का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो उसमें से कितने OH- बाहर निकल सकते हैं? एक OH- बाहर निकल सकता है, तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस में कितने निकल सकते हैं? OH-, 2 OH- बाहर निकल सकते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, फिर वैसे ही सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर भी होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। तो इन सबको मैं आप लोगों को D एंड F ब्लॉक जब आप लोग पढ़ोगे तब अच्छे तरीके से बताऊंगा, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी तो बस आप लोगों को बेसिक लेवल पे पता रहना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर किसका कितना होता है और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, इसका डिटेल अलग टॉपिक में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है? तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट मीन्स किसी भी सॉल्ट का जो टोटल पॉजिटिव होगा या फिर टोटल नेगेटिव होगा वही क्या कहलाएगा? उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल से मान लो NaCl, तो NaCl में Na+ और Cl- तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कितना है? 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 1। फिर CaCl2, CaCl2 की बात करें तो Ca2 प्लस 2 Cl-, तो कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? 1 माइनस है, सामने 2 है, तो 2 × -1 दैट इज -2, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कितना है? 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही मान लो यहां पर Al2SO4 थ्राइस है, तो Al2SO4 थ्राइस को जब आप लोग ब्रेक करोगे तो 2Al3 प्लस 3SO4 2-, तो कितना पॉजिटिव? 2 × 3 दैट इज 6, और यहाँ पर कितना नेगेटिव? 3 × 2 दैट इज 6, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है वैलेंसी फैक्टर, और सिर्फ यही हमारे लिए नया टर्म था। उसके बाद तो फिर आप लोगों के सामने सारे फॉर्मूले दिए हुए। ठीक है, तो फिर इन सबको समराइज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या था? नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास और वेट, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, फिर अब सिंबल की बात करेंगे। तो सिंबल क्या होता है, नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ नॉर्मेलिटी, तो वो होता है कैपिटल एन। ठीक है, फिर फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो वहां मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेना और नॉर्मेलिटी की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ओके, और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, फिर आप देखो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, फिर अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन, तो वो अपॉन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर देखो एक जादू कि मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर। फिर आप देखो यहां पर एक और जादू हुआ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फाइनली ये जो टर्म वो किसका टर्म होता है, किसका फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी। ठीक है, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ओके, तो हमें जब इतना कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी अगर हमें वैलेंसी फैक्टर पता होगा, और मोलैरिटी निकालना तो पहले से आता ही है हमें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मोलैरिटी निकालना आता है और वैलेंसी फैक्टर पता है तो इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सिर्फ नॉर्मेलिटी को आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर करके। ठीक है, उससे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, फिर अब अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार वापस से रिपीट करके समझना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आप लोगों का आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है, और जो भी आप लोगों को डाउट होता है वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, फोन करके पूछ सकते हो या फिर चैट करके भी पूछ सकते हो। ठीक, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट
क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मीन्स अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो सब लोअर क्लास के टॉपिक्स थे, ठीक है। और ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी ये सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि अब आप लोगों की क्लास 12 में आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट नेक्स्ट साल आप लोगों को, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। तो अब मस्ती वगैरह छोड़ दो और केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। एंटरटेनमेंट अपनी जगह होती है और पढ़ाई अपनी जगह होती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके रखना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।